नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे थे और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम शब्द विचार पढ़ रहे थे। शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण और शब्दों के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के जिसमें तत्सम तद्भव का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों का अध्ययन किया था और उसके बाद में हमने अर्थ के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। उनका भी हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। और उसके बाद में हमने चौथा जो वर्गीकरण किया था वो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द, और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को हमने 2 भागों में बांटा था, एक अविकारी शब्द और एक विकारी शब्द। उनमें से आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं विकारी शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के माने गए थे और 2 में सबसे पहले विकारी शब्द। विकारी शब्द ठीक है। ये विकारी शब्द विकार से बना है। विकारी शब्द किससे बना है? विकार से बना है। और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? विकार का अर्थ परिवर्तन होता है, ठीक है ना। विकार का अर्थ परिवर्तन होता है। कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार जिन शब्दों के अंतर्गत परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द 4 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के माने जाते हैं। और 4 में सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद में सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द 4 प्रकार के माने जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनमें से आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं संज्ञा की। और संज्ञा में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अथवा सीधी सी बात करें तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो कुछ दिखाई देता है, हमें जो कुछ दिखाई देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो कुछ दिखाई देता है या जिनका अनुभव किया जाता है, जो कुछ दिखाई देता है या जिनका अनुभव किया जाता है, उन सभी पदार्थों के नाम को, उन
सभी पदार्थों के नाम को संज्ञा कहते हैं। उन सभी पदार्थों के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। तो दो प्रकार की परिभाषा हमारे सामने प्रयुक्त है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जिस किसी भी पदार्थ को, जिस किसी भी वस्तु को, यानी जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या जिसका अनुभव किया जाता है, क्या किया जाता है? जिसका अनुभव किया जाता है, उन सभी पदार्थों के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? उन सभी पदार्थों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रमेश, रमेश, राजेश। वस्तु का नाम टेबल, कुर्सी, पंखा। स्थान जैसे नागौर, सीकर, कुछामण। इसके अलावा भाव जैसे बचपन, गरीबी, मनोसेता। तो ये सारे के सारे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है या जिनका अनुभव किया जाता है, उन सभी पदार्थों के नाम को किस नाम से पुकारा जाता है? उन सभी पदार्थों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इनमें से कुछ उदाहरणों को हम देख भी सकते हैं और कुछ का क्या कर सकते हैं? अनुभव भी कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति का भी उल्लेख हुआ है, वस्तु का भी उल्लेख हुआ है, स्थान का भी उल्लेख हुआ है, गुण, भाव, अवस्था, अवस्था का भी उल्लेख हुआ है। तो गुण, भाव, दशा, अवस्था, इन सब का अनुभव किया जा सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हम क्या कर सकते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, दिखाई देता है। उन्हें सबको किस नाम से पुकारा जाता है? उन दोस्तों सभी को संज्ञा के नाम से पुकारा जाता है। और इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं दोस्तों? संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं। लेकिन यहां पर हम कुल भेद की चर्चा करें। कुल भेद की चर्चा करें तो कुल 5 भेद माने जाते हैं। कुल कितने भेद माने जाते हैं? कुल 5 माने जाते हैं। और मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। 3 में सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक के साथ में तीसरा हमें पढ़ने को मिलता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है। मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा हमें संज्ञा के कुल यानी 2 और अन्य भेद पढ़ने को मिलता है। कितना? 2 अन्य भेद। तो ऐसा कह सकते हैं कि कुल 5 भेद माने जाते हैं, या फिर जातिवाचक संज्ञा कोई 2 अन्य भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें एक समूह है
या समुदायवाचक संज्ञा, समूह है या समुदायवाचक संज्ञा, समूह है या फिर समुदायवाचक संज्ञा। और दूसरी हमें पढ़ने को मिलती है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं और अन्य भेदों की बात करते तो अन्य 2 भेद माने जाते हैं। तो इस आधार पर कुल यदि प्रश्न पूछा जाता है तो 5 भेद माने जाते हैं। इसके अलावा जो समुदायवाचक या समूहवाचक या फिर जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरणों में यदि विकल्प में ये नहीं होता है तो इन सभी में हमेशा जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इनमें हमेशा क्या मानी जाती है? इनमें हमेशा जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि जातिवाचक संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद मान सकते हैं, समूहवाचक या फिर समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मुख्य रूप से 3 भेद या फिर कुल कितने होंगे? 5 भेद। या फिर प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जातिवाचक संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं, यानी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरणों को हम एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, आसानी के साथ में समझ में आने वाला है। सबसे पहले दोनों संज्ञाओं की परिभाषाओं की चर्चा करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की जो परिभाषा पढ़िए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा करते हैं। दोस्तों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीनों प्रकार की संज्ञाओं की परिभाषा है वो हमें संज्ञा की परिभाषा में ही देखने को मिलती है। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव करने के बाद में देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पर मानी जाती है और जातिवाचक संज्ञा कहां पर मानी जाती है। परिभाषा के अनुसार हमें अनेक प्रकार के शब्द मिलेंगे और उनकी पहचान करने में हमें बिल्कुल भी विलंब या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें होगी और जातिवाचक संज्ञा किसमें होगी। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की चर्चा करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं विशेष स्थान के नाम का बोध करवाते हैं। विशेष स्थान के नाम का बोध करवाते हैं। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। विशेष नाम का बोध करवाते हैं। उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। उनमें क्या मानी जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। परिभाषा सिंपल है, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, देखो यहां पर ध्यान देना है, विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं विशेष स्थान के नाम का बोध यानी ज्ञान करवाते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं विशेष स्थान के नाम का बोध करवाते हैं, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यहां पर हमें इस विशेष का अर्थ एक ग्रहण कर लेना है। विशेष का अर्थ क्या ग्रहण कर लेना है?
एक ग्रहण कर लेना है। एक ग्रहण करेंगे तो यहां पर दो प्रकार की परिभाषा हमारे सामने निकल के आती है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के नाम का अथवा विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम का बोध करवाते हैं। सीधा याद रखना कि एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक ही स्थान के नाम का बोध करवाते हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक स्थान और एक से अधिक वस्तु के नाम का बोध करवाने लग जाते हैं तो दोस्तों वहां पर जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा और उसके बाद में अब चर्चा करते हैं। देखो, जातिवाचक संज्ञा की पहले परिभाषा और उसके बाद में दोनों के उदाहरण साथ में पढ़ेंगे तो आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा और बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो चर्चा करते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा पढ़ी है उसके विपरीत जो परिभाषा है वो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो, ऐसे संज्ञा शब्द ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की संपूर्ण जाति, स्थान की संपूर्ण जाति, संपूर्ण समूह एवं संपूर्ण वर्ग का बोध करवाते हैं। संपूर्ण वर्ग का बोध करवाते हैं। तो उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। सॉरी, तो उनमें जातिवाचक, तो उनमें जातिवाचक संज्ञा, तो उनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान यानी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम का बोध करवाते हैं तो दोस्तों उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की संपूर्ण जाति, कहने का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु एवं एक से अधिक स्थानों का एक साथ उल्लेख करवाता है। सीधा याद रखिए, एक वस्तु का उल्लेख किया जा रहा है, एक व्यक्ति का, एक स्थान का उल्लेख किया जा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग एवं संपूर्ण समूह का बोध करवाते हैं तो वहां पर जो संज्ञा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? वो जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, इनकी चर्चा करते हैं, उदाहरणों की चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और कौन से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अब देखो, परिभाषा दोनों क्लियर है, चर्चा करते हैं उदाहरणों की। अब देखो, ध्यान से देखिए, मैं एक तरफ लिखता हूं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और एक तरफ लिखता हूं मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा हमें याद है कि विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं विशेष स्थान, यानी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग एवं संपूर्ण समूह के नाम का बोध होता है तो कौन सी संज्ञा? तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमें प्रश्न पूछेगा कि देश शब्द में कौन सी संज्ञा है, देश शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देश या विश्व के सभी देशों का उल्लेख कर रहा है, इसका मतलब ये देश शब्द है, ये समूह का बोध करवा रहा है। हमें ये पूछे कि राज्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, राज्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? हमें यह भी पूछ सकता है कि जिला शब्द में कौन सी संज्ञा है, या फिर पूछे तहसील, तहसील शब्द में कौन सी संज्ञा है, या फिर हमें पूछे कि नगर शब्द में कौन सी संज्ञा है, और या हमें यह भी पूछता है कि गांव शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देश समूह का बोध करवा रहा है, सारे देशों का उल्लेख करवा है, तो जहां पर समूह का बोध करवाता है वहां पर जातिवाचक संज्ञा। राज्य सभी 29 राज्यों का उल्लेख करवा रहा है तो भी जिला, सभी जिलों का, भारत के सारे जिलों का उल्लेख करवा रहा है तो जिला शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा। तहसीलों का उल्लेख करवा रहा है, नगरों का उल्लेख करवा रहा है, यानी ये वे संज्ञा शब्द है जो संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग और संपूर्ण समूह के नाम का बोध करवा रहे हैं। तो इन सभी में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हमें प्रश्न ये पूछे कि भारत देश शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भारत यहां पर एक देश का उल्लेख किया जा रहा है, एक से देश शब्द संपूर्ण देशों का उल्लेख कर रहा है, और यहां पर भारत केवल एक देश का उल्लेख, विशेष का उल्लेख करवा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजस्थान राज्य शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, तो राजस्थान एक राज्य विशेष का उल्लेख करवा रहा तो व्यक्तिवाचक। यदि जिले की बात करें तो सीकर, सभी जिलों में एक विशेष का उल्लेख करवा रहा है तो जातिवाचक। या फिर तहसील का उल्लेख करवा रहा है तो एक विशेष तहसील हो गई धौद, व्यक्तिवाचक। लेकिन नगर शब्द में पूछता है तो जातिवाचक। और यदि किसी नगर का नाम देता है सीधा, जैसे रामनगर दे देता है, रामनगर शब्द में कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक। और गांव दे देता है, और गांव के अंतर्गत देता है कि आनंदपुरा, एक गांव के उल्लेख करवा रहा, तो एक गांव का उल्लेख होने के कारण कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? यहां पर व्यक्तिवाचक होगी। तो समूह का बोध करवाते जातिवाचक संज्ञा, और किसी एक विशेष का बोध करवाते तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। इसके अलावा हमें पूछे कि पहाड़ या पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, पहाड़ या पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पहाड़ और पर्वत शब्द ये सारे पहाड़ों और सारे पर्वतों का उल्लेख करवा रहा है। लेकिन हमें ये पूछे कि हिमालय पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, हिमालय पर्वत में कौन सी संज्ञा है? तो ये एक पर्वत का उल्लेख करवा रहा है तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी। विंध्याचल पर्वत में पूछता है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत में कौन सी संज्ञा है? तो भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न ये पूछता है कि नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये पूछे कि सागर शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये पूछे कि महासागर शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो नदी शब्द सारी नदियों के समूह का उल्लेख करवा रहा है तो जातिवाचक है। सागर भी सभी सागरों का उल्लेख करवा रहा है तो भी जातिवाचक है। और महासागर सारे महासागरों के समूह का बोध करवा रहा है तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी। लेकिन हमें यह पूछे कि गंगा नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये एक नदी विशेष का उल्लेख करवा रही, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये पूछे कि कृष्णा नदी,
कृष्णा नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भी व्यक्तिवाचक होगी। हमें ये पूछे कि भूमध्य सागर, भूमध्य सागर शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भी व्यक्तिवाचक होगी। हमें ये पूछे कि लाल सागर में कौन सी संज्ञा है, तो भी कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि विशेष का उल्लेख करवा रहा है। हमें ये पूछता है कि हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है, हिंद महासागर, हिंद महासागर शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो एक का उल्लेख करवा रहा है, यहां पर भी व्यक्तिवाचक होगी। ये पूछता है कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो प्रशांत महासागर शब्द में भी दोस्तों कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि विशेष या फिर एक का उल्लेख करवा रहा है तो व्यक्तिवाचक, और समूह का बोध करवा रहा है तो कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, समूह का बोध करवाने पर हमेशा ही जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा हमें यह पूछे कि समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र या पत्रिका शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो समूह का बोध करवा रहे तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी। लेकिन ये पूछे कि राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो एक का उल्लेख करवा रहा तो व्यक्तिवाचक, या फिर ये पूछ ले कि दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो विशेष का उल्लेख करवा रहा तो कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक होगी। हमें यह पूछता है कि माह या महीना शब्द में कौन सी संज्ञा है, माह या फिर महीना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये संपूर्ण महीनों का उल्लेख करवा रहा है तो संज्ञा होगी जातिवाचक। लेकिन हमें यह पूछता है कि जनवरी, जनवरी माह में कौन सी संज्ञा है, तो जनवरी में एक विशेष का उल्लेख करवा रहा है। या फिर यह पूछता है कि अगस्त में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी होगी, विशेष एक का उल्लेख करवा रहा है, व्यक्तिवाचक होगी। हमें यह पूछता है कि वार शब्द में कौन सी संज्ञा है, वार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो वार समूह का बोध करवा रहा है, इसलिए जातिवाचक होगी। किसका बोध करवा रहा है, समूह का बोध करवा रहा है, जातिवाचक होगी। यदि हमें यह पूछता है कि सोमवार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि एक वार का उल्लेख करवा रहा है। या पूछता है कि रविवार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भी कौन सी होगी दोस्तों, तो भी यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसके अलावा देखो और चर्चा करते हैं। हमें यह पूछा जाता है कि त्योहार शब्द में कौन सी संज्ञा है, त्योहार शब्द में, तो त्योहार शब्द ये समूह का बोध करवा रहा है, सभी त्योहारों का बोध करवा रहा है, तो यहां पर जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी, जातिवाचक होगी। लेकिन हमें यह पूछता है कि दीपावली त्योहार में कौन सी संज्ञा है, तो विशेष का बोध करवा रहा है, व्यक्तिवाचक होगी। या फिर केवल होली का बोध करवा रहा है तो कौन सी संज्ञा होगी, विशेष का, विशेष त्योहार का बोध करवा, दीपावली होली विशेष त्योहार का बोध करवा रहा है तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और समूह का बोध करवा रहा है तो वो कौन सी संज्ञा होगी, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। हमें यह पूछता कि दिशा शब्द में कौन सी संज्ञा है, दिशा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो दिशा शब्द समूह का बोध करवा रहा है, दिशा शब्द समूह का बोध करवा रहा है। हमें यह पूछा जाता है कि उत्तर दिशा, उत्तर दिशा
शब्द में कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। यहां पर हमें यह पूछा जाता है कि दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा शब्द में कौन सी संज्ञा है तो यहां पर विशेष दिशा का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है? विशेष दिशा का बोध करवा रहा है। तो यहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यहां पर विशेष का बोध करवा रहा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमें यह पूछता है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, या फिर यह पूछता है कि लेखक शब्द में कौन सी संज्ञा है, या फिर हमें यह पूछता है कि कवियत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवियत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है तो कवि, लेखक, कवियत्री ये समूह के बोध करवा रहे हैं तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन कवि कालिदास, कवि कालिदास शब्द में कौन सी संज्ञा है तो यहां पर एक विशेष कवि का बोध करवा रहा है तो व्यक्तिवाचक होगी। लेखक रामधारी सिंह दिनकर, लेखक रामधारी सिंह दिनकर शब्द में कौन सी संज्ञा दोस्तों तो भी व्यक्तिवाचक होगी। और कवियत्री महादेवी वर्मा, कवियत्री महादेवी वर्मा शब्द में कौन सी संज्ञा है तो दोस्तों कौन सी संज्ञा होगी? वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। विशेष का बोध करवा रहा है तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उम्मीद करते हैं कि आसानी के साथ में समझ में आएगा। तो यहां पर सिंपल सी दो बातें याद रखनी है कि एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के नाम का, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध करवाते हैं तो वहां पर हमेशा ही दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। और यदि व्यक्ति, वस्तु और स्थान की संपूर्ण जाति, संपूर्ण समूह एवं संपूर्ण वर्ग का बोध करवाते हैं तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ये बात आसानी के साथ में समझ में आएगी। लेकिन अब कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनके अंतर्गत वाक्य में प्रयोग करते हैं और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में वहां पर संज्ञा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे कुछ विशेष नियमों की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? कुछ विशेष नियमों की चर्चा करते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है या फिर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। क्योंकि कुछ उदाहरण हमें ऐसे मिलेंगे जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन हम उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में उनमें कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? उनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। तो कुछ विशेष नियमों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, जैसे इसके अलावा एक छोटा सा प्रश्न, नियम पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रश्न कि कुछ जानवरों के नाम, पशु और पक्षी, जैसे हमें पशु और पक्षी, इसके अलावा यदि पशुओं की नस्ल साथ में जुड़ी हुई रहती है तो वहां पर जो संज्ञा मानी जाती है वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है। कौन सी संज्ञा मानी जाती है? जातिवाचक। पहली बात कि किसी पशु, पक्षी या किसी पशु की नस्ल साथ में जुड़ी हुई रहती है तो वहां पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है। लेकिन उसे पशु का किसी व्यक्ति विशेष के नाम के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के नाम के साथ, व्यक्ति विशेष के नाम के साथ उल्लेख कर दिया जाता है, नाम के साथ उल्लेख कर दिया जाता है नाम के साथ उल्लेख कर दिया जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है।
कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? व्यक्तिवाचक। जैसे हमें यह पूछे कि गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो गाय समूह का बोध करवा रही, जातिवाचक। हमें यह पूछा जाता है कि भैंस शब्द में भी कौन सी संज्ञा है, तो भी जातिवाचक। हमें यह पूछा जाता है कि पक्षी, पक्षी में बोलते हैं कि मोर शब्द में, राष्ट्रीय पक्षी, मोर शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भी दोस्तों व्यक्तिवाचक ही होगी। इसके अलावा जैसे गाय, और गाय के स्थान में उसकी नस्ल साथ में जोड़ देता हूं और लिखा हुआ मिलता है कि राठी गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है, राठी गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो नस्ल साथ में जुड़ी हुई होने पर भी वहां पर हमेशा कौन सी संज्ञा मानी जाती है, वहां पर हमेशा ही जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन इनके साथ में किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख कर दिया जाता है। किसका? किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख कर दिया जाता है। जैसे गाय शब्द के पहले जोड़ दिया जाता है कि मोहन की गाय, किसकी गाय? मोहन की गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहां पर पशु का एक व्यक्ति विशेष के नाम के साथ में उल्लेख कर दिया गया है, अतः यहां पर कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जानवरों के नाम और उसके नस्ल साथ में जुड़ी हुई रहती है। जानवरों में पशु और पक्षी दोनों आ जाते हैं, जानवरों में पशु और पक्षी दोनों आ जाते हैं, तो जानवरों के नाम और उसकी नस्ल साथ में जुड़ी हुई होती है, तो वहां पर हमेशा ही जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नाम के साथ में उनका उल्लेख कर दिया जाता है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो वहां पर हमेशा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे गाय, भैंस, मोर, इन शब्दों में जानवरों के नाम में किसी भी जानवर का नाम लो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। राठी नस्ल साथ में जुड़ी हुई, तो राठी नस्ल की एक गाय तो होती नहीं है, राठी नस्ल की गाय भी यहां पर समूह का बोध करवा रही है, तो यहां पर भी जातिवाचक। लेकिन मोहन की गाय, क्योंकि यहां पर व्यक्ति विशेष के साथ में किसी जानवर का नाम है, वो व्यक्ति विशेष के नाम के साथ में उल्लेख कर दिया जाता है, तो कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? तो दोस्तों वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसके अलावा विशेष कुछ नियमों की चर्चा करते हैं। विशेष नियम, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, परंतु वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद समान विशेषताओं, वाक्य में प्रयोग करने के बाद समान विशेषताओं, समान विशेषताओं या समान लक्षणों के आधार पर, समान लक्षणों के आधार पर अन्य शब्दों के अर्थ का बोध करवाने लग जाते हैं। अन्य शब्दों के अर्थ का बोध करवाने लग जाते हैं।
बोध करवाने लग जाते हैं। तो वहां तो वहां जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। देखो ये बदल गया। तो वहां जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। विशेष नियम और विशेष नियम में पहला नियम कहता है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कौन सी संज्ञा मानी जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन वाक्य में प्रयोग करेंगे और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में समान विशेषताओं और समान लक्षणों के आधार पर, समान विशेषताओं और समान लक्षणों के आधार पर अन्य शब्दों के अर्थ का बोध करवाने लग जाते हैं, तब संज्ञा बदल जाती है। और उन शब्दों में कौन सी संज्ञा मान ली जाती है दोस्तों? उन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। कौन सी संज्ञा? उन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे हमें यह पूछेगा कि कश्मीर शब्द में कौन सी संज्ञा है? कश्मीर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी कि किसी विशेष स्थान के नाम का बोध करवाते हैं तो वहां पर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो कश्मीर एक स्थान विशेष के नाम का बोध करवा रहा है तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे और समान लक्षणों और विशेषताओं के आधार पर अन्य शब्दों के अर्थ का बोध करवाने लग जाएगा तो इस शब्द में कौन सी संज्ञा मान ली जाएगी? जातिवाचक। जैसे उदयपुर, तो उदयपुर तो राजस्थान का कश्मीर है। उदयपुर तो राजस्थान का कश्मीर है। अब पूछा जाता है कि कौन सी संज्ञा है, तो यहां पर उदयपुर को क्या माना गया? कश्मीर। उदयपुर, राजस्थान, कश्मीर, एक से अधिक स्थानों का एक साथ उल्लेख करवाया जा रहा है तो अब यहां पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। हमें यह पूछा जाता है कि कालिदास शब्द में कौन सी संज्ञा है? सॉरी, कवि का नाम चेंज करते हैं यहां पर। अंग्रेजी साहित्य का विदेशी विद्वान जिसका नाम हमें शेक्सपियर पढ़ने को मिलता है। यह पूछता है कि शेक्सपियर एक व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख करता है कि शेक्सपियर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो एक व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख करवा रहा है तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन प्रश्न ये पूछता है कि कालिदास तो कालिदास तो भारत का शेक्सपियर है। कालिदास तो भारत का शेक्सपियर है। तब समान लक्षणों के आधार पर यहां पर संज्ञा बदल जाएगी और इस वाक्य में कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? अब इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। प्रश्न ये पूछता है कि सीता व्यक्ति विशेष का ऑब्लिक लगाए सीता सावित्री शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो एक विशेष व्यक्ति के नाम का उल्लेख करवा रहा है, ऑब्लिक है, इसका मतलब सीता शब्द में पूछे कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक। ऐसा पूछे कि सावित्री शब्द में कौन सी संज्ञा है तो भी कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में आज भी प्रत्येक घर में आज भी प्रत्येक घर में सीता सावित्री है। अब ये समूह का बोध करवाने लग गया तो अब इसमें संज्ञा कौन सी होगी?
जातिवाचक होगी। तो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद में समान विशेषताओं और समान लक्षणों के आधार पर वो अन्य शब्दों के अर्थ को ग्रहण करने लग जाते हैं। तो दोस्तों कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। तो एक विशेष नियम तो ये हो गया। इसके बाद में दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। दूसरा नियम, दूसरा नियम है वो पहले वाले नियम के विपरीत है। दूसरा नियम है वो पहले वाले नियम के विपरीत है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, लेकिन उन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वाक्य में प्रयोग करते हैं, और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में वो किसी विशेष भाव को प्रकट करने लग जाते हैं। विशेष भाव को प्रकट करने लग जाते हैं, तब उनमें संज्ञा बदल दी जाती है। और संज्ञा कौन सी मानी जाती है? फिर उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले वाले नियम में पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है समान विशेषताओं को प्रकट करने, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। दूसरा नियम है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है और वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, और प्रयोग करने के बाद में विशेष भाव को प्रकट करने लग जाते हैं, तो उनमें संज्ञा बदल दी जाती है। और फिर उनमें संज्ञा कौन सी मानी जाती है? दोस्तों उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे पूछे कि नेताजी शब्द में कौन सी संज्ञा है? नेताजी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नेताजी शब्द है वो समूह का बोध उल्लेख करवा रहा है, सारे नेताजियों का एक साथ उल्लेख करवा रहा है। लेकिन प्रश्न पूछे कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख करवा, तो विशेष भाव को जब प्रकट करने लग जाता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। हमें यह पूछा जाता है कि सरदार शब्द में कौन सी संज्ञा है? सरदार शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सारे सरदारों का उल्लेख करवा रहा तो जातिवाचक ही, लेकिन वाक्य में प्रयोग करेंगे। राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में सरदार ने राजस्थान के एकीकरण में सरदार पटेल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का उल्लेख किया जा रहा है। किसका उल्लेख किया जा रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का उल्लेख किया जा रहा है। राजस्थान के एकीकरण में सरदार पटेल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो किसी विशेष का उल्लेख करवा रहा है, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। हमें यह पूछा जाता है कि पंडित या चाचा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये समूह का बोध करवा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित या चाचा, पंडित
या चाचा, हमारे देश के, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो अब जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया जा रहा है, तो यहां पर कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो पहला नियम पढ़ा था कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद में समान विशेषताओं का उल्लेख करने लग जाता है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। दूसरा नियम पढ़ा कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन जो ही हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में वो विशेष भाव का उल्लेख करने लग जाते हैं तो वहां पर कौन सी संज्ञा मानी जाती है? फिर वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। इसके बाद में तीसरा नियम पढ़ते, तीसरा नियम, नियम संख्या 3। तीसरा नियम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, दो संज्ञाओं का उल्लेख किया जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। यदि इन दोनों संज्ञाओं को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है, इन दोनों संज्ञाओं को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो फिर यहां पर संज्ञा बदल जाएगी और संज्ञा कौन सी मानी जाएगी दोस्तों? यहां पर जातिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। किसमें प्रयुक्त होती है? एक वचन में प्रयुक्त होती है। लेकिन यदि इनमें बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है तो कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? फिर इनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं विभीषण, विभीषण शब्द में कौन सी संज्ञा? तो सीधी सी बात है व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख करवा रहा है। यदि मैं लिखूं रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? रावण शब्द में तो भी एक व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख करवा रहा है तो भी व्यक्तिवाचक है। मैं ये लिखूं कि मनोज शब्द में कौन सी संज्ञा है? मनोज शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भी व्यक्तिवाचक है। यदि मैं लिखूं दूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। मैं लिखूं प्रार्थना शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भी भाववाचक संज्ञा है। मैं लिखूं नजदीक, नजदीकी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भी भाववाचक है। यानी कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। किसमें प्रयुक्त होती है? एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। यदि इसको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है, किसमें? यदि इसको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो कौन सी संज्ञा मान ली जाएगी? जातिवाचक। यदि विभीषण का मैं विभीषणों कर देता हूं, विभीषण का विभीषणों, तो ये समूह का बोध करवाने लग गया, ये एक से अधिक व्यक्तियों का उल्लेख करवाने लग गया। वर्तमान में भी विभीषणों की कोई कमी नहीं है, रावणों की भी कोई कमी नहीं है। तो यहां पर रावण और रावणों कर देता हूं तो ये समूह का बोध करवाने लग गया। मनोज को मनोजू कर देता हूं तो भी ये समूह का बोध करवाने लग गया। यानी बहुवचन में प्रयुक्त करते ही इनमें कौन सी संज्ञा मान ली जाएगी? जातिवाचक। दूरी की मैं दूरियां कर देता हूं, प्रार्थना का मैं प्रार्थनाएं कर देता हूं, प्रार्थनाएं, और नजदीकियां कर देता हूं,
तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। यदि इनको बहुवचन में प्रयुक्त कर देते हैं तो दोस्तों संज्ञा कौन सी बदल जाएगी, उनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी। उम्मीद करता हूं कि एक और नियम समझ में आएगा। एक और नए नियम की चर्चा करते हैं। जैसे नेक्स्ट नियम की चर्चा करते हैं। नियम संख्या 4। नियम चौथा। चौथा नियम कहता है कि किसी भी विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। किसी भी विशेषण शब्द को, किसी भी विशेषण शब्द को ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है। ओकारांत मतलब ओ की मात्रा। किसी भी विशेषण शब्द को ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहां पर संज्ञा बदल दी जाती है, वहां पर विशेषण नहीं होकर फिर ऐसे शब्दों में जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। कौन सी संज्ञा मान ली जाती है, पर यहां पर जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। ध्यान से सुनिए, किसी भी विशेषण शब्द को किस में प्रयुक्त कर देते हैं, किसी भी विशेषण शब्द को ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर देते हैं और ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त करते ही वो विशेषण नहीं रहेगा, फिर उसमें संज्ञा मानी जाएगी। कौन सी संज्ञा, संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं अमीर, गुणवाचक विशेषण है, विशेषता बता रहा है अमीर व्यक्ति। गरीब, गरीब व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कर रहा है। ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार। बेईमान, छोटा, बड़ा। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द विशेषता बता रहे हैं। अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ईमानदार बालक, बेईमान महिला, या फिर छोटा बालक, बड़ा मकान, बड़ी इमारतें, ये सारे के सारे शब्द विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। लेकिन विशेषता बताने लिए विशेषण माने जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें ओकारांत बहुवचन का प्रयोग कर देना है और इन पर जो ही ओकारांत बहुवचन का प्रयोग करते हैं इनमें क्या मान ली जाएगी, विशेषण नहीं रहकर उनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी। जैसे अमीर, विशेषता बता रहा है अमीर शब्द, लेकिन मैं यहां पर अमीरों कर देता हूं, ये व्यक्तियों के नाम का बोध करवाने लग गया और व्यक्ति भी नहीं, एक से अधिक व्यक्तियों के नाम का बोध करवा रहा है, तो कौन सी संज्ञा होगी, तो इनके अंतर्गत जातिवाचक हो गई। गरीब, गरीबों, ये पूरे गरीबों का उल्लेख करवा रहा है। ईमानदार, ईमानदारों। बेईमान, बेईमानों। छोटा, छोटों। और बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ों हो जाएगा। तो चौथा नियम है कि किसी भी विशेषण शब्द में ओकारांत बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पर भी कौन सी संज्ञा मानी जाती है, तो दोस्तों वहां पर भी जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है। और लास्ट नियम पढ़ते हैं, लास्ट नियम कि किसी क्रियावाचक शब्द को, किसी पांचवा नियम है और लास्ट नियम है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का, कि किसी
क्रियावाचक शब्द को कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, कर्ता कारक के प्रयुक्त किया जाता है, तो वहां पर क्रियार्थक संज्ञा मानी जाती है। क्रियार्थक संज्ञा मानी जाती है। जैसे घूमना, क्रियावाचक शब्द, और हमने इसको कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त किया है। क्या किया? कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त है। तो घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। इसके अलावा जैसे दौड़ना क्रिया का लिख देता हूं, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। तो इस प्रकार के यदि वाक्य मिलते, क्रियावाचक शब्द कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर संज्ञा मानी जाती है। और दोस्तों संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा? क्रियार्थक संज्ञा मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा आपको आसानी के साथ में समझ में आई होगी, और एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ में हमने यहां पर पढ़ा है, जिसका मैं एक बार फिर से सीधा सीधा रिवीजन करवा देता हूं कि विकारी शब्द 4 प्रकार के माने जाते हैं। विकारी शब्दों में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं, और कुल पूछे तो 5 भेद माने जाते हैं। और यदि प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा के अन्य कितने भेद माने जाते हैं, तो भी 2 भेद माने जाते हैं। कुल 5 में से समुदायवाचक या फिर जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उनको कुल पूछे तो 5 हो जाते हैं, और जातिवाचक संज्ञा के यदि माने तो उनके जातिवाचक संज्ञा के अन्य 2 भेद हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति यानी एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक स्थान के नाम का बोध करवाते हैं, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध करवाते हैं, तो वहां पर हमेशा ही जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। इसके बाद में हमने कुछ विशेष बातें पढ़ी थी कि जानवरों के नाम और उनकी नस्ल में हमेशा जातिवाचक संज्ञाएं मानी जाती है, लेकिन व्यक्ति विशेष के नाम के साथ में उल्लेख कर देते हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी। इसके बाद में पढ़ा कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और वाक्य में जो ही उनका प्रयोग करते हैं समान विशेषताओं और लक्षणों का बोध करवाने लग जाते हैं, तो उनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी। दूसरा नियम पढ़ा कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें जातिवाचक संज्ञा होती है लेकिन वाक्य में प्रयोग करते हैं और किसी विशेष भाव को प्रकट करने लग जाते हैं, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी। इसके अलावा पढ़ा कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, उसको बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं तो भी जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। किसी भी विशेषण को ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो भी जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। और क्रियावाचक शब्द को कर्ता कारक की तरफ प्रयुक्त कर देते हैं दोस्तों, वहां पर भी क्रियार्थक संज्ञा मानी जाती है। तो इस आधार पर हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।